नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन डिजिटल पर। अपन आज की क्लास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, सभ्यता, सबसे पहले सभ्यता किसे कहते हैं? सभ्यता का मतलब क्या होता है? रहन सहन खान पीन का जो तौर तरीका होता है उसको सभ्यता कहते हैं। राजस्थान के कई प्रमुख सभ्यता स्थल रहे हैं, जैसे कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बैराट है। तो ये कई राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। मित्रों, आज अपन इन्हीं राजस्थान के सभ्यता स्थलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थान की सभ्यता की अगर अपन बात करते हैं तो महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल है। पहला कालीबंगा सभ्यता स्थल। राजस्थान के सभ्यता स्थलों में कालीबंगा सभ्यता स्थल है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इसका जो महत्व है वो किस कारण से है मित्रों? इसका महत्व इस कारण से है क्योंकि यह जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है यह है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह अपने भारत की प्राचीनतम और महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हमें प्राप्त होते हैं, जो 8 महत्वपूर्ण नगर हैं, इन 8 नगरों में कालीबंगा भी क्या है? सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है, प्रमुख नगर है। कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल की स्थिति देखिए, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता स्थल है यह है अपने हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में यह कालीबंगा सभ्यता स्थल हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? कालीबंगा जो है वह है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को ही क्या कहते हैं? प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है घग्गर नदी को। और यह जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है वह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जो प्राचीन काल के अंदर है वो सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। अब देखिए, यह जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है इसके बारे में सर्वप्रथम जो बताया था, सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में जो सूचना दी थी वह दी थी किसने? एलपी टेसीटोरी ने। सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में बताने वाला जो व्यक्ति था वो था एलपी टेसीटोरी। देखिए मित्रों, एलपी टेसीटोरी जो है, एलपी टेसीटोरी क्या था? एक भाषा वैज्ञानिक था। और एलपी टेसीटोरी है ये अपने बीकानेर के अंदर आया हुआ था। डिंगल भाषा पर इन्होंने काफ़ी शोध किया था।
तो ये एक भाषा वैज्ञानिक था। और जब प्राचीन वस्तुओं का, चीज़ों का और सर्वेक्षण जब ये कर रहे थे तो उस दौरान इनको कालीबंगा के बारे में पता लगा था। और उन्होंने ही, एल्पिटेसी टोरी ने ही ये बताया था कि यह जो टीला है, इस टीले के नीचे निश्चित रूप से कोई न कोई सभ्यता स्थल है, वो दबा हुआ है। अब देखिए कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है, कालीबंगा की जो खोज है वो देखिए, इसकी खोज सन 1952-53 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसकी जो खोज है उसका श्रेय जाता है किसको? अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष है, इनके द्वारा कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज की गई थी सर्वप्रथम। तो कालीबंगा की खोज का जो श्रेय है वो किसे जाता है? अमलानंद घोष को कालीबंगा की खोज का श्रेय जाता है। अब मित्रों, अमलानंद घोष ने तो इसकी खोज की, परंतु इसका जो उत्खनन कार्य है, या अपन कह सकते हैं कालीबंगा का जो व्यापक स्तर पर उत्खनन है, वह किसने किया? कालीबंगा सभ्यता स्थल का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य है वह सन 1962 से 69 के मध्य में। हालांकि इसका उत्खनन कार्य 1961 के लगभग प्रारंभ हो गया था, परंतु 1962 से 69 के मध्य में कालीबंगा सभ्यता स्थल का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया। और देखिए अक्सर ये पूछा जाता है कि कालीबंगा के व्यापक उत्खनन का श्रेय है वो किसे जाता है? दो प्रसिद्ध जो पुरातात्विक वैज्ञानिक रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, उनको श्रेय जाता है इसके व्यापक स्तर पर उत्खनन का। और वो है बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर हैं, इनके द्वारा कालीबंगा का व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य किया गया था। बीवी लाल कौन है? बीवी लाल है आपके ब्रज वासीलाल। और बीके थापर कौन है? बीके थापर है बालकृष्ण थापर। तो बीवी लाल और बीके थापर यानी कि ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर, इनको श्रेय जाता है कालीबंगा के व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य करने का। ठीक है। अब तो कालीबंगा राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में अपन ने देखा, कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है, एक प्रमुख सभ्यता स्थल है जो राजस्थान के अंदर स्थित है, हनुमानगढ़ के अंदर। और ये कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बारे में जो सर्वप्रथम बताया था वो सर्वप्रथम एल्पिटेसी टोरी ने कालीबंगा के बारे में बताया था। सर्वप्रथम कालीबंगा के बारे में एल्पिटेसी टोरी द्वारा बताया गया। इसकी खोज है वो अमलानंद घोष द्वारा 1952-53 ईस्वी के अंदर की गई थी। और खोजकर्ता का नाम अगर पूछा जाए तो अपने को यही करता है, अमलानंद घोष। और इसका जो उत्खनन कार्य है, वह है व्यापक स्तर पर बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। देखिए अपन पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी अपन ने खोज देख ली, इसका उत्खनन देख लिया, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया वो भी अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं कालीबंगा सभ्यता है, इसकी
प्रमुख विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही है अपने राजस्थान से संबंधित, सिंधु सभ्यता से संबंधित। हालांकि सिंधु सभ्यता का ये एक प्रमुख स्थल है और सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल होने के कारण से ये जो कालीबंगा है ये सिंधु सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनको समान रूप से ग्रहण करता है। फिर भी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कालीबंगा से संबंधित उनको अपन देखते हैं। देखिए, कालीबंगा सभ्यता है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है और यह ग्रामीण सभ्यता नहीं है। कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता स्थल है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता है यह सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के जो लोग हैं वो गांव की बजाय नगरों में निवास करना पसंद करते थे। गांव की बजाय ये नगरों में निवास करना पसंद करते थे, शहरों में रहते थे। तो कालीबंगा भी क्या है, एक नगरीय सभ्यता स्थल है। दूसरी बात, कालीबंगा जो सभ्यता स्थल है इसका शाब्दिक अर्थ है ये काली चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब कालीबंगा, इसका मतलब होता है काली चूड़ियां। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है। और दूसरी बात, कालीबंगा की जो खुदाई की गई थी, इसका उत्खनन कार्य जो किया गया था, वहां से हमें सर्वाधिक कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान है वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अब देखिए, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान कालीबंगा से सर्वाधिक मिले हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता में कच्ची एवं पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, परंतु सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक मकान मिले हैं वो पक्की ईंटों से बने हुए हैं और कालीबंगा से कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है। इस कारण से कालीबंगा को एक महत्वपूर्ण बिंदु है ये। इस कारण से कालीबंगा को, कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इसको दीनहीन अथवा गरीब बस्ती भी कहा जाता है। इस कारण से कालीबंगा को दीनहीन अथवा गरीब बस्ती भी कहा जाता है। और ये कहने का कारण क्या है? ये कहने का कारण है क्योंकि कालीबंगा से हमें कच्ची ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति सर्वाधिक होती है। इस कारण से इसे दीनहीन या गरीब बस्ती की संज्ञा दी गई है। परंतु एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कालीबंगा की, और वह क्या है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इस कालीबंगा सभ्यता स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। अच्छा प्रश्न है। अपने इंडिया लेवल और राजस्थान लेवल दोनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है वो किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? कालीबंगा को। या फिर इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि
कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, इन्होंने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रचलित नाम हो गए और महत्वपूर्ण विशेषता हो गई। यहाँ से पूछ सकते हैं किस युग की है कालीबंगा, तो कांस्य युग की है। कौन सी सभ्यता में आती है? नगरीय सभ्यता में आती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसे दीनहीन या गरीब बस्ती किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है, या फिर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से कच्चे ईंटों से निर्मित मकानों की प्राप्ति होती है और इसे सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा गया है। आगे और चलते हैं कालीबंगा की अन्य विशेषताओं में। तो अपन कालीबंगा सभ्यता स्थल है, इसकी विशेषताएं देखते हैं। और भी देखिए, कालीबंगा सभ्यता स्थल जो है यह है 2 भागों में विभाजित था इस प्रकार से। और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र के अंदर बना होता था दुर्ग, और इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, इसके पूर्वी क्षेत्र में बना होता था आवास। तो ये आवासीय क्षेत्र था, ये दुर्ग युक्त क्षेत्र था। ये आवासीय और ये था दुर्ग युक्त क्षेत्र। अब देखिए, ये जो दुर्ग वाला जो हिस्सा है वह है ऊंचाई पर स्थित था, और ये जो आवासीय क्षेत्र है यह स्थित था निचाई पर। यानी दुर्ग वाला थोड़ा ऊपर था और ये जो आवासीय क्षेत्र है ये थोड़ा नीचे था। आवास वाले क्षेत्र में निवास करते थे निम्न वर्ग के लोग। निम्न वर्ग के जो लोग हैं वह आवास वाले क्षेत्र में निवास करते थे, और दुर्ग वाला जो क्षेत्र था उसमें निवास करते थे उच्च वर्ग के लोग। अच्छा, ये निम्न वर्ग के कौन कौन से लोग थे और उच्च वर्ग के कौन कौन से थे, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता का जब अपन अध्ययन करते हैं तो सिंधु सभ्यता से ये जानकारी प्राप्त होती है कि उच्च वर्ग के अंदर है वह है, उच्च वर्ग में आते थे कौन कौन? उच्च वर्ग के अंदर आते थे आपके पुरोहित और व्यापारी। और निम्न वर्ग जो है, इस निम्न वर्ग के अंदर कौन से? कृषक और जो श्रमिक हैं, ये निम्न वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब देखिए, पहली विशेषता इसके नगर की हो गई कि ये नगर 2 भागों में विभाजित था। आवासीय क्षेत्र दुर्ग युक्त क्षेत्र, ये पूर्व की ओर आवास होता, पश्चिम की ओर दुर्ग होता। ये ऊंचाई पर स्थित था, ये निचाई पर। ये उच्च वर्ग के निवास के लिए, ये निम्न वर्ग के निवास के लिए। उच्च वर्ग में कौन कौन से व्यक्ति आते थे ये अपन ने देख लिया, निम्न वर्ग में कौन कौन से आते थे ये भी देख लिया। दूसरी बात देखिए, कालीबंगा का जो नगर है, यह नगर इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कों से युक्त होते। अब इसको पैटर्न को अगर अपन देखते हैं तो ऊपर से हवा से, ऊपर से आसमान से देखने पर एक अपने को शतरंज का जो चेस बोर्ड है वैसा प्रतीत होता है, या इस प्रकार से देखने पर अपने को एक जाल की सी आकृति दिखाई देती है। और इस पैटर्न के बारे में भी पूछ सकते हैं अपने को कि भाई जो सड़कें हैं कालीबंगा के अंदर वो किस पैटर्न पर बनी होती थी। ठीक है, तो देखिए, सड़कों का निर्माण, इस पैटर्न को ऑक्सफोर्ड पैटर्न भी
कहा जाता है, इसी पैटर्न को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड पैटर्न। ऑक्सफोर्ड पैटर्न, इसी को कहा जाता है ग्रिड पद्धति, या फिर इसी को कहते हैं जाल पद्धति। तो ऑक्सफोर्ड पैटर्न, ग्रिड पद्धति या फिर जाल पद्धति से कालीबंगा के अंदर सड़कों का निर्माण किया जाता था। अब सड़कों में देखिए, सड़क की अपन बात कर रहे हैं, सड़कों में देखिए ये उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो सड़कें थी ये मुख्य सड़कें होती थी। ये सड़कें मुख्य सड़कें होती थी, मेन रोड यही होती थी और यह पक्की होती थी। यह पक्की होती थी और ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो सड़कें चल रही हैं, इन सड़कों की बात करें तो ये जो सड़कें हैं वो गौण सड़कें होती थी। गौण सड़क, या फिर इनको अपन कहते थे गलियां। गौण सड़कें या फिर इनको क्या कहते, गलियां। तो ये जो सड़कें हैं ये होती थी कच्ची, और ये जो सड़कें हैं वो देखिए एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, तो अपने कालीबंगा के अंदर ऑक्सफोर्ड पैटर्न, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति, ये सिंधु सभ्यता की भी विशेषता यही है। ऑक्सफोर्ड पैटर्न, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति से सड़कों का निर्माण है किया जाता था। उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्य सड़क होती थी और पूर्व से पश्चिम की ओर गौण सड़कें होती थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इन्हीं सड़कों के किनारे जो है वो बना होते थे मकान। ये जो सड़क है, इन सड़कों के किनारे ही बने होते थे मकान, और मकानों का जो निर्माण है वो ईंटों से किया जाता था। मकानों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। इस कारण से कालीबंगा को या सिंधु सभ्यता को अपन नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे जो नगर की विशेषताएं होती है वह यहाँ के नगरों में हमें प्राप्त हुई है। तो ईंटों से मकानों का निर्माण किया जाता था और ईंटों की जो चुनाई है ये देखिए इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से चुनाई इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से की जाती थी। इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से इसकी चुनाई की जाती थी। ठीक है, और ये जो मकान है, मकानों की बात करते हैं, कालीबंगा की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये जो मकान है इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे गलियों में खुलते थे। गलियों में मकानों के दरवाजे खुलते थे, मुख्य सड़क पर मकानों के दरवाजे नहीं खुलते थे। कहाँ खुलते? गलियों में खुलते। यानी ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली ये जो मुख्य सड़क है, इन सड़कों पर मकानों के दरवाजे नहीं खुलते थे, अपितु मकानों के दरवाजे, ये जो कच्ची गलियां होती थी जैसे अपने गांव के अंदर होती है, वो गलियां हैं, उन्हीं गलियों के अंदर मकानों के दरवाजे खुलते थे। ठीक है।